अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, हम आज 2020 का इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पेपर में वैसे जनरली तो यही समझा जाता है कि 4 सवाल डिट्टो 2018 के जो है वो इवन कॉपी कट पेस्ट ही हुए हुए हैं। तो काफ़ी हद तक मतलब कि 3 सवाल तो एग्ज़ैक्ट ऐसे ही हैं। और जो एक सवाल है, वो ऐसा है कि उसमें अ, उसको मेरी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी 2018 की की डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लें पास्ट पेपर्स जो 16 का, 17 का, 18 का, 19 का पेपर 1 उनके लिंक मौजूद हैं। तो वो 18 में आप देख सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो कि पहला ही सवाल है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट और न्यो रियलिस्ट जो डिफ़र करते हैं ओवर द स्टडी ऑफ स्टेट बिहेवियर, उस पे जो सवाल है उसको ज़रा हम एक नए एंगल से आज ज़रा देख लेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं ना जी, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई एक सिंगल पैटर्न ही होगा। कोई भी क्वेश्चन गलत या ठीक नहीं होता। आपका उसको प्रेज़ेंटेशन और उसको एग जो आपने पढ़ा है उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव और न्यो रियलिस्ट है, ये भी 18 में सवाल है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के वर्ड के साथ उसने सवाल दिया। इसको थोड़ा-सा हम एक नए तरीके से भी अटेम्प्ट करके देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ मेथोडोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और ओंटोलॉजिकल ही कॉन्टेक्स्ट में करना है। अच्छा होता है वो करना, लेकिन यहाँ पे ज़रा एक और एंगल में भी इसको देखेंगे। तो 3 सवाल तो बिल्कुल वो आप 18 के पेपर में उनको देख सकते हैं। मसलन इस पेपर में जो पेपर में ऑर्डर में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपका प्रीएम्प्टिव जो स्ट्राइक है उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस और ये 2018 का मेरा पेपर मैंने इवैल्यूएट किया हुआ है, लिंक आप देख सकते हैं उसमें मौजूद है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 जो ऑर्डर में है इसका, ये भी 18 में है स्ट्रैटेजिक कल्चर का बिल्कुल सेम उसी अंग्रेजी में कोई तब्दीली नहीं, ये भी 2018 में मौजूद है। आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये रिलेटिंग टू इकोनॉमिक लिबरलिज्म और हाउ इट क्रिएट्स इकोनॉमिक डिपेंडेंसी और न्यू इम्पेरियलिज्म, ये सेम जो है वो 18 की जो पेपर हैं उनमें मौजूद है। आप उसमें ये तीनों सवाल जो है वो देख सकते हैं। तो 2020 का हमारा जो पेपर डिस्कशन है वो काफ़ी शॉर्ट सी हमारी वीडियो होगी। इससे पहले आपको मैं बता दूँ जी कि मैंने एक टेलीग्राम पे चैनल बना लिया अपना और आप टेलीग्राम को डाउनलोड करें और उस पे आप सर्च कर लें मेरे चैनल को डॉक्टर एहतशाम जान भट्ट। आप इसको सर्च कर लें या आप मुझे टेलीग्राम पे इस मेरे नंबर पे मैसेज कर दें तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा और आप उसको जॉइन कर लें क्योंकि जितना भी अब मेरा मटेरियल है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का या जो बुक मेरी नज़र से गुज़रती है, बेहतर है या कोई आर्टिकल वग़ैरह, तो अब मैं लार्जली इसी चैनल पे ही एक ही जगह पर सारी चीज़ें जो हैं वो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे फिर अपलोड करना जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा तो एक अच्छा बेहतर ऑप्शन है और माशाल्लाह अभी 1000 के करीब जो है वो इसके सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो अब मैं लार्जली इसी पे ही टेलीग्राम के फ़ोरम पे ही चीज़ें अपलोड करूँगा। एनीवे जी शुरू करते हैं जी इसको और पहला जो सवाल है वो कि जनाब न्यो रियलिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस हाउ दे डिफर ओवर द स्टडी ऑफ स्टेट बिहेवियर। अब स्टेट बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में ये भी मैंने पीछे 2018 में ये सवाल किया हुआ, लेकिन आज थोड़ा-सा इसको एक नए एंगल से ना कि वैरायटी आ जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि ठीक है, आप उस तरह इवैल्यूएट नहीं कर सकते, तो आप इस तरह इवैल्यूएट कर लें। आप ऐसे सवाल में तो इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट बिहेवियर से मुराद क्या है? आप वो बताएँगे उसको। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में आपके पास उसने आपसे 2 डोमेन्स में पूछ लिया। उसने आपसे न्यो रियलिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट डोमेन में पूछ लिया। अब ज़ाहिर है इसके कॉन्टेक्स्ट में आप हायरार्की के कॉन्टेक्स्ट में भी बात को लेके बताएँगे, आप स्ट्रक्चर्स ऑफ अनार्की एंड पावर के कॉन्टेक्स्ट में भी उसको बताएँगे, लेकिन कितना लिख लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पैराग्राफ लिख लेंगे आप। कंस्ट्रक्टिविज़्म के कॉन्टेक्स्ट में आपके आइडियाज़, आपकी वैल्यूज़ और वो कैसे आपकी जो है वो फिर बिहेवियर्स को शेप करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ पैराग्राफ लिख लेंगे। तो ये उसने 20 नंबर का सवाल पूछ लिया आपसे। सो इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे? तो मैंने इसको थोड़ा-सा पढ़ा, देखा और
मैं फिर इस नतीजे पे पहुँचा कि हाँ, सिर्फ़ ओंटोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, एपिस्टेमोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में या मेथोडोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, वो आप थ्योरीज़ का तो कंपैरिज़न कर सकते हैं। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस में सवाल में आ गया थ्योरी में का, तो आप वहाँ पे तो ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब वो स्पेसिफिक यहाँ 20 में उसने कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, उसने स्पेसिफिक पूछ लिया कि ये 2 अप्रोचेज़ कैसे डिफर करती हैं स्टेट बिहेवियर पे। तो इसको आप एक्सपैंड करना, तो इसको कैसे किया जाए? तो मैंने चीज़ें देखी फिर और फिर मैंने इस नतीजे पे पहुँचा कि भाई आपकी जो मेजर पावर्स मेजर पावर्स के बिहेवियर्स न्यो रियलिस्ट कॉन्टेक्स्ट में, कंस्ट्रक्टिविस्ट कॉन्टेक्स्ट में, मैं इन पे बात करूँगा। फिर आपकी स्मॉल पावर्स भी तो होती हैं ग्लोब में, स्मॉल स्टेट्स, मैं उनको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखूँ, स्मॉल पावर्स। फिर आपकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जिन स्टेट्स की होती है, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देखूँ। फिर आपकी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़, लैंडलॉक्ड स्टेट्स, उनके कॉन्टेक्स्ट में देखूँ। सो अब मेरे पास ये बड़ा मज़ेदार डोमेन बनता जा रहा है कि मैं अपने सवाल को एक्सपैंड कर सकता हूँ कि मेजर पावर्स के बिहेवियर्स 2 बड़ी थ्योरीज़ कैसे देखती हैं। स्मॉल पावर्स के बिहेवियर्स को कैसे डिसीजन मेकिंग के उनको कैसे देखती हैं। जो रिलेटिवली जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस जिनकी होती है वो और जो लैंडलॉक्ड होती हैं वो और इसको यानी हम शेप और रीशेप कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में कि ये एक अच्छा स्ट्रक्चर जवाब का बन सकता है कि स्टेट बिहेवियर का कॉन्टेक्स्ट में अगर बड़ा नैरो अप्रोच के साथ उसने पूछ लिया ना भाई 2-2 पैराग्राफ लिख के आप कहेंगे लो जी बस होगी जनाब। कोई आईआर की किताब उठा के देख लें आप, तो जी स्टेट बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में आइडेंटिटीज़ और आइडियाज़ और जनाब इन चीज़ों पर आके बात जो है वो एक पैराग्राफ में कंस्ट्रक्टिविस्ट बात खत्म हो जाती है। न्यो रियलिस्ट कॉन्टेक्स्ट में भी पावर, अनार्की और हायरार्की भी, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आगे बात खत्म हो जाती है। व्हाट्स नेक्स्ट? आगे क्या करेंगे? तो फिर मेरे ख्याल में अगर हम इस तरह इसको डिवाइड करें पेपर में बैठ के, जो हमें एक जगह पे अब ये नहीं मिलेगा। ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक जगह नहीं मिलेगी चीज़ें ना। आप गूगल करेंगे आपको स्मॉल स्टेट्स के बिहेवियर्स पर अलग सोर्स मिल जाएगा, मेजर पावर्स के बिहेवियर्स पे अलग मिल जाएगा, ठीक है? सो एक मज़ेदार जवाब बन जाएगा। ये इस तरह भी सवाल को किया जा सकता है। अब आप हर हाल में 2018 का मेरा जो सेम क्वेश्चन जिसमें कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस कीवर्ड के साथ उसने 2 थ्योरीज़ में पूछा, तो उसको भी देखें और इसको भी देखें। सो ये भी जवाब ठीक है मेरे नज़दीक। जो मैंने 18 में इवैल्यूएट किया हुआ है वो भी जवाब ठीक है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल जवाब होगा। ये ज़रा इसमें एक प्रैक्टिकल शेप हमें ज़्यादा इस स्ट्रक्चर में ज़्यादा मिलेगी। सो इट्स अप टू यू कि आप वो 18 वाले पेपर को वो भी पड़ा हुआ लिंक दिया हुआ है आप उसको देख लें, क्लिक कर लें वो पेपर। सो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है जी कि मेरा सवाल का जवाब इस पैटर्न में चलेगा। सेकंड इस पेपर का सवाल वो प्रीएम्प्टिव वाला है, 18 का पेपर देख लें जी उसमें मौजूद है। उसके बाद जनाब इसमें अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी? हाउ इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इन द डेवलपिंग स्टेट्स? अच्छा आई सीरियसली डाउट कि ये पेपर 20 का मुझे नहीं लगता कि किसी इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर ने या प्रोफेसर ने इसको फाइनल टच दिया होगा। क्यों? क्योंकि इस पेपर में 2 सवाल ऐसे हैं कि जो बड़े ओवरलैपिंग हैं। इसी तर्ज पे ये देखिए मैं यहाँ पे ये तो बल्कि मैं सवाल लिख के क्योंकि आप में से अगर किसी ने इंटरनेशनल रिलेशंस को और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को अच्छी तरह पढ़ा है, तो वो फ़ौरन इसको बात को जज कर जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी? हाउ इट promotes economic dependency in the developing states। एक ये सवाल है, ये नया सवाल है 2020 के पेपर का। लेकिन दूसरा सवाल जो 2018 में भी इसी तरह आया हुआ है, जिसकी मैंने इवैल्यूएशन की हुई है, आप 18 के लिंक में देख सकते हैं। वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक
liberalism and relate its core interests with the concept of neo-imperialism. अब हजूर बात यह है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की दो बड़ी जो वेरिएशंस हैं, वो एक वेरिएशन है ही इकोनॉमिक लिबरलिज्म और दूसरी है मर्केंटाइलिज्म। न्यू इंपेरियलिज्म, सोर्सेज को आप ओपन करके देख लें, न्यू इंपेरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ी डोमिनेंट डिबेट ही की जाती है, वो डिपेंडेंसी थ्योरी की जाती है। सो आई डोंट नो कि ये कैसे इन्होंने ये दो सवाल एक ही पेपर में जो है वो चला दिए। तो इट इज़ वेरी टफ कि आप इन दोनों सवालों को रेपिटेशन भी ना होने दें और सेग्रीगेट आप करके रखें। तो हाँ, आप ऊपर ये नीचे वाले सवाल में ये कर सकते हैं कि जी इकोनॉमिक लिबरलिज्म के जो कोर इंटरेस्ट हैं, उन्हीं को सिर्फ कनेक्ट करें। और यहाँ पर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईपी, तो यहाँ पर आपके पास मैनूवरिंग स्पेस है। हाउ इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, ये वाला स्ट्रक्चर और नीचे वाले सवाल का स्ट्रक्चर वो तो सेम हो जाता है। यानी मेरे ख्याल में इस सवाल का, निचले सवाल का पूरा जवाब इस ऊपर वाले सवाल में वो 10 मार्क्स का उसका हिस्सा हो गया। और जो चेंज है थोड़ी सी, लेकिन लार्जली तो नहीं है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईपी, इस पे ज्यादा फोकस हम करने जा रहे हैं। जो दूसरा पार्ट है वो 18 का मेरा ये वाला सवाल, ये इस पेपर में भी है और 18 में भी मौजूद है। तो वो आप 18 के लिंक में पास पेपर की डिस्कशन में देख सकते हैं। तो यहाँ हम ज्यादा बात फिर ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। अब मैं जब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के स्ट्रक्चर पे करूंगा, तो इसका जो सबसे बड़ा सोर्स है जो मेरे नजदीक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने का, वो उसकी सॉरी ये हाँ, उसकी किताब है डेविड लेक की, सॉरी डेविड लेक की किताब है और जेफरी फ्रेडन की भी, जेफरी फ्रेडन, इनकी इसकी किताब है, किताब का नाम है पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबल पावर एंड वेल्थ। ये किताब पूरी मैं अपने उसमें अपलोड की हुई है मैंने टेलीग्राम के चैनल में, आप उसको डाउन ज्वाइन कर लें। और इसका फिर जो इंट्रोडक्शन का सेक्शन है ना जी, सिर्फ कोई 16 के पेजेस हैं बस इंट्रोडक्शन के, उसको अगर आप देख लें तो आईपी से मुराद क्या है, मैं इस पे बात करूंगा ज्यादा। तो आईपी को तो बेसिकली इंटरप्ले कहते हैं, मैं इसको बता दूंगा जी, इंटरप्ले ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स है। ठीक है जी, मैं इसको फिर आईपी का कॉन्टेक्स्ट इवॉल्व कैसे हुआ, एवोल्यूशन ऑफ आईपी एज एन कॉन्सेप्ट, एज अ थियरी 1970s का कॉन्टेक्स्ट, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद इसकी जो डोमिनेंट वेरिएशंस हैं उनका जिक्र कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं आईपी के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे बात करूंगा, जो लार्जली एक्सटेंसिव बार्गेनिंग और फिर नो यूज ऑफ फोर्स, और इस कॉन्टेक्स्ट में उस पे बात करूंगा। ठीक, फिर ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में आईपी कैसे इंटरप्ले ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स है, और ग्लोबल नॉर्थ के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इंटरप्ले ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, उस पे बात करूंगा। तो मैं इस तरह इस पहले पोर्शन को, लेकिन जब मैं यहाँ डोमिनेंट वेरिएशंस की बात करूंगा तो इनमें डेफिनेटली फिर मेरा इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी आएगा, मेरा मर्केंटाइलिज्म भी आएगा। ठीक है जी, सो इनका कॉन्टेक्स्ट बना के फिर मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, यानी कि दूसरे पार्ट की तरफ आ जाऊंगा जो कि सेम है। तो मुझे आई सीरियसली डाउट कि ऐसा लगता है कि जैसे ये पेपर कुछ और था और एट द 11th आवर इसमें जो है वो चेंजेस इस पेपर में की गई, और चेंजेस करने वाले को भी शायद अंदाजा नहीं था कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इन ये रूट सेम है, ओरिजिन सेम है। और जो दूसरा पार्ट है हाउ इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, और जनाब ये कि विद द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इम्पेरियलिज्म, तो इसमें बेस लाइन जो है वो सेम है। सो
स्टूडेंट के लिए टफ है कि वो दोनों को रेपिटेशन से बचा के जवाब को निकाल पाए। एनीवेज, ये जनाब आपके इसके बाद अच्छा जी, अगला सवाल स्ट्रेटेजिक कल्चर का है जी। ये भी 18 के पेपर में मौजूद है सेम। इकोनॉमिक लिबरलिज्म वाला भी मौजूद है। आखिरी 2 सवाल, ये बड़े मजेदार सवाल है जी। एक उसने आपसे सवाल कर लिया जी कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी। क्रिटिकली इवैल्यूएट कर दें इसको। एंड डू यू बिलीव दैट करंट यूएस स्ट्रैटेजीज आर एम्ड एट कंटेनिंग ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर, सुपर पावर ऑफ चाइना? कंटेनिंग सुपर पावर ऑफ चाइना। अच्छा जी, अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो देखी हुई है या मेरे लेक्चर लिए हुए हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के, आईआर के भी और यूएस हिस्ट्री के भी, ये वाला पार्ट तो उनके लिए कोई इतना इशू नहीं। क्रिटिकली इवैल्यूएट यूएस इंडो पैसिफिक पॉलिसी, सोर्स इसका स्टेट्स डिपार्टमेंट जो है यूएस का, उसकी वेबसाइट पे आपको ये इंडो पैसिफिक पॉलिसी पूरी डिटेल को 40 पेजेस का डॉक्यूमेंट है वो मिल जाती है। आप उसके की हेडर्स और की नोट्स के कॉन्टेक्स्ट में उसको देख लें। अब इसको जो क्रिटिकल इवैल्यूएट करना है वो तो करना ही आपने इस कॉन्टेक्स्ट में ही है ना जी। सो खास तौर पर इस क्वेश्चन के लिए कि 21st सेंचुरी में, या आप कह लें पोस्ट कोल्ड वॉर में, या हम इन कंबाइन इसको कर रहे हैं जी, जो फीचर्स हैं वो तो आप देखेंगे इसी स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में से। 21st सेंचुरी में जो हमें, या पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में जो यूएस फॉरेन पॉलिसी है, उसकी एक बहुत बड़ी उसमें फ्लॉ नजर आता है, और वो है उसका रिएक्टिव अप्रोच। यूनाइटेड स्टेट्स हिस्टोरिकली बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच में अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो चलाती रही। ये प्रोएक्टिव अप्रोच आपको एल्फ्रेड महन से भी मिली है जनाब। ये प्रोएक्टिव अप्रोच आपको ब्रायन के आइडियाज से भी मिली है जी, विलियम विलियम जेनिंग ब्रायन के आइडियाज से। और तीसरा नाम जो है वो लिपमैन, लिपमैन। ये 3 बड़े जाइंट्स हैं आपके जो फॉरेन पॉलिसी की को थ्योराइज करने के अमेरिकन के। अनफॉर्चुनेटली पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में अमेरिकन के पास कोई बड़ा लीडिंग एकेडमिक जो जाइंट है वो माइंड हमें नहीं मिलता। तो अमेरिकन लार्जली रिएक्टिव अप्रोच पे रहे हैं। भाई कंटेनमेंट का आइडिया तो कोल्ड वॉर में भी चला है, लेकिन उसके लिए भी आपके पास जो है वो लीडिंग जाइंट जॉर्ज कैनन वगैरह ये मौजूद थे। आपकी डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो एकेडमिक अप्रोच में ही कॉन्स्टिट्यूट हुई, 8 बड़ी डॉक्ट्रिन्स, और वो ही अपडेट हुई। जो आपकी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा और खास तौर पे चाइना फैक्टर, वो लार्जली रिएक्टिव अप्रोच में चला। और चाइना को काउंटर करने के लिए आपने जितनी भी स्ट्रेटजीज बनाई हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी फ्लॉप हुई हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ यूएस सेंट्रल एशिया पॉलिसी, टेक द एग्जांपल ऑफ यूएस साउथ एशियन पॉलिसी, ठीक है जी, टेक द एग्जांपल ऑफ यूएस एशिया पैसिफिक पॉलिसी इन द पास्ट, इवन द ट्रांस पैसिफिक, चाहे वो आप खुद ही विड्रॉ हो गए लेकिन उसमें भी इश्यूज थे। सो चाइना फैक्टर कॉन्टेक्स्ट में बुरी तरह मिजरेबली जो है वो अमेरिकन नहीं कर सके बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिव अप्रोच। फॉरेन पॉलिसी रिएक्टिव अप्रोच में जब आप ऑपरेट करती हैं तो उसमें फिर प्रॉब्लम इश्यूज तो आते हैं। एंड सेम यूएस इंडो पैसिफिक के साथ भी यही हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अक्टूबर 2020 में देख लें कि कैसे चाइना ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान को करीब कर लिया, क्योंकि यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में जो की अलाय जो अमेरिकन अपने एज्यूम किए अमेरिकन ने, वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन्हीं को किया, जिसके लिए क्वाड पास्ट में उसका एक नई डायमेंशन हमें नजर आती है। सो ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो बड़ा मजेदार है कि ये इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको पढ़ें सवाल को, तो ये नहीं है कि आपने सारे का सारा यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी वहां पे पूरी जो है वो फैला देनी। असल तो इसको आपने, यानी 10 नंबर का ये पार्ट है तो 10 नंबर का ये पार्ट है। ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस सवाल के जवाब ने मेरे नजदीक ये इस कॉन्टेक्स्ट में इसने चलना था। लास्ट, अच्छा ये सोर्स भी आपको वो टेलीग्राम पे मेरा चैनल पे ये अपलोड मैंने कर देना, स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट तो पढ़ें। बोरोड आइडिया पे सिर्फ ना चले। जो चीज
आपके लिए बिल्कुल न्यू है, जिसको आप एक जगह से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं ले सकते, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके लिए भी ये वाला जो सेक्शन है, इस पे सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके लिए एक जो सोर्स जो है वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स, ये 4 वॉल्यूम्स में है, 1 टू 4। मेरे पास तो हार्ड फॉर्म में है, सॉफ्ट फॉर्म में मैंने आज तक देखा नहीं कि। तो इसमें फिर इसके जो फर्स्ट जो इसका चैप्टर है, उसमें सारी डिबेट यही है। अल्फ्रेड मेहन, ब्रायन, पहले अल्फ्रेड मेहन है, फिर ब्रायन है, फिर लिपमैन है, फिर उसकी एक्सटेंशन में आगे फिर आपके पास कैनन है, फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपके पास किसिंजर है, फिर आपकी डॉक्ट्रिन्स हैं, 8 बड़ी डॉक्ट्रिन्स कोल्ड वॉर की। सो ये वाला सोर्स तो हार्ड फॉर्म में मैंने तो नहीं अभी तक जो है वो देखा। इसकी किताब का नाम जो है वो मैं बता देता हूँ, ऊपर पड़ी होगी यार। हाँ, कोई वाला वॉल्यूम दे दो किताब का नाम। हाँ जी, ये इसका है जी, फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द मेजर पावर्स, ठीक है जी। और वॉल्यूम 1 जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को डील करता है, एडिटेड काम है, एडिटेड बाय नहीं, ये वाला तो है ना उसका, सोवियत यूनियन रशिया, वो नीचे पड़ी हुई सबसे निचले रैक में, नीचे सबसे नीचे, बड़े बड़े कॉर्नर में। हाँ, यूएस वाला जो, हाँ ये मुझे तो ऑथर का नाम यहाँ ओवन एंड नॉर्थ है, वॉर्थ है ना, यहाँ बदला होगा नाम। हाँ देखा, ये बदला हुआ, लॉयड पेटीफोर्ड वही है, दूसरे का नाम बदला हुआ, पॉलिन एडी एंड लॉयड पेटीफोर्ड। तो अगर ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाती है तो अच्छा है जी। इस किताब के का जो पहला शुरू वाला सेक्शन है ना जी, वो बड़ा मजेदार है। आपके पहले इसके, बल्कि आप समझ लें, हाँ जी, द स्टाइल ऑफ अमेरिकन इंटरनेशनल थॉट, एल्फ्रेड मैहन, ब्रायन लिपमैन। इसका जो पहला चैप्टर जो है वो इससे रिलेटेड है, और जो दूसरा चैप्टर है यूएस फॉरेन पॉलिसी इन द 20th सेंचुरी, और ये भी कोई यूनिलैटरलिज्म एंड मल्टीलैटरलिज्म और अमेरिकन पावर, हाँ, ये को 50 के करीब पेजेस हैं, दो दो चैप्टर्स मिला के। तो अगर ये, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट में काफी दुनिया शेयर होती है, निकाल ही लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है, ये हार्ड फॉर्म में। सो ये इसलिए मैंने ये वाला सेक्शन जो है वो थोड़ा सा आपको वो बता दिया। ये तो सॉफ्ट फॉर्म में पूरी अवेलेबल है रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इसको अब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इसको कैसे देखेगी, आई सीरियसली डाउट, क्योंकि ये तो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में ही इस पे जो है वो यू नो ज्यादा इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली। बेसिकली इंडो पैसिफिक, ये तो एक न्यू ज्योग्राफिकल जो है ना वो पैटर्न बनाने की कोशिश थी। इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन हिस्टोरिकली हर दौर में डिफरेंट, तो एक न्यू ज्योग्राफी क्रिएट करने की कोशिश, इंडो पैसिफिक। और दूसरी तरफ ये खास तौर पर बीआरआई फोरम, इसको जरूर देखिएगा जी, बीआरआई फोरम, अभी तक 2 सेशन हुए इसके। तो बीआरआई फोरम एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी, जिसको के रिस्पांस में इंडो पैसिफिक कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच। सो बीआरआई फोरम को भी जरूर देखें, 2 अभी तक इसके सेशंस हुए, एक मेरे ख्याल 17 में हुआ और एक 19 में हुआ। एनीवेज जी, ये तो इस सवाल का ये पैटर्न, कहने का मतलब है कि उसको आप एक दफा रिपोर्ट को अपनी नजर से जरूर गुजारें, और जहन में ये रख के कि ये एक रिएक्टिव अप्रोच में है, तो उसको रिपोर्ट आपको बेहतर तौर पे समझ आएगी, और बड़ा हंसेंगे आप जब आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, अगर इस अप्रोच के साथ आप उसको पढ़ते हैं कि जनाब ये एक रिएक्टिव अप्रोच है चाइना को कंटेन करने की। कंटेन आपने यूएसएसआर को भी किया, लेकिन उसके लिए आपके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ एकेडमिक रिपोर्टिंग और एकेडमिक एनालिसिस की बुनियाद पर आपकी डॉक्ट्रिन्स बनी है जी। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, आइजनहोवर डॉक्ट्रिन, कैनेडी, निक्सन, निक्सन का आइडिया ऑफ एक्सटेंडेड डेटरेंस, कि भाई हमने अब खर्चे नहीं करनी, फौजें नहीं ज्यादा रखनी, बस ठीक है आपको एक्सटेंडेड डेटरेंस दे दी है, अस्सलाम वालेकुम, अगर आपने फौजें रखनी है तो खर्चा आप ही उठाएंगे। तो वो आपकी एक स्ट्रॉन्ग, आपके इंस्टीट्यूट्स, आपके रिसर्च वर्क्स, आपके स्कॉलर्स की तरफ से जो रिपोर्टिंग आती रही, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप आगे बात को लेके चले। लेकिन अब हम यूनाइटेड स्टेट्स के पास वो स्कॉलरशिप का फुकदान नजर आ रहा है,
और यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप भी उस स्कॉलरशिप के आइडियाज को, जो है भी बची कुची, उसके आइडियाज को ओन नहीं कर रही। मतलब टेक द एग्जांपल ऑफ रिचर्ड हास। रिचर्ड हास जो कहता है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी उसके मुताबिक तो नहीं चल रही। टेक द एग्जांपल ऑफ मेयर शामिर। मेयर शामिर जिस तरह आपको रिस्ट्रेंट का कहता है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी उसके मुताबिक तो नहीं चली। सो एक ये भी इशू है। एक तो आपके पास एकेडमिशियंस उस लेवल के नहीं, और जो हैं भी थोड़े, तो वो अमेरिकन, मतलब इसकी हमें इसका एनालिसिस, इसका भी हम बात कर सकते हैं। आप स्टेट्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएं, चाइना के को देखें। चाइना पे जो स्टेट्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, वो क्या सजेस्ट करती है कि चाइना के साथ डायलॉग करें, चाइना के साथ, वो बड़ी मजेदार रिपोर्ट है। लेकिन जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स है, वो टोटली कंट्राडिक्टरी है टू द रिपोर्ट्स कि जो स्टेट्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे पड़ी। ठीक है जी। पूरे इंडो पैसिफिक की जो आपकी ये पॉलिसी है, वो है ही पूरी की पूरी चाइना को कंटेन करने के लिए। हालांकि आपकी रिपोर्ट्स जो कह रही हैं, वो कह रही हैं कि इंगेज करें। सो ये बड़ी मजेदार एक जो है वो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है। अगर आप इसको देखें, इन रिपोर्ट्स को पढ़ें, तो आपको मजा आएगा। अगला सवाल, जो आखिरी सवाल इस पेपर का, और डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ, सॉरी सॉरी, ये तो मैं दूसरा निकाल लिया मैंने, नहीं नहीं ये नहीं है, हाँ ये जी। डिस्क्राइब द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन, हाईलाइट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। लो जी, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो अंदाजा इस बात का मौजूद है। काफी लंबा ये सवाल हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका स्ट्रक्चर आपका बना दूं। अब इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वो तो एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है। इनिशियली जो सारी कॉलोनाइजेशन की राइवलरीज हैं, वो इंडियन ओशन में ही ऑपरेट करती रही। उससे पहले जो है अरब्स इसको डोमिनेट करते रहे। फिर आपकी जो आप कह लें कि मल्टीपोलर वर्ल्ड आपकी 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी की, उसमें फिर जीबी, यूएसएसआर, खास तौर पर इनकी इसकी राइवलरी इंडियन ओशन के लिए। फिर कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में यूएस, यूएसएसआर की, और पोस्ट कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में फिर चाइना, इंडिया, यूएस, ये एक तरफ हो गए, और चाइना एक तरफ। एक तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। 11,000 से ज्यादा जो वेसल्स इसमें से क्रॉस होते हैं, 67% ऑफ द ग्लोबल ऑयल इस में से उसकी तरसील होती है। और फिर ये 36 स्टेट्स हैं जिनके इर्द गिर्द ये इंडियन ओशन सारा ये आर्क की फॉर्म में है। यूं ये आर्क जो है वो का कॉन्टेक्स्ट आपकी सूडान से लेके और ऑल द वे नीचे ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मज, सॉरी स्टेट ऑफ हॉर्मज कह रहा हूँ, स्टेट ऑफ मलाक्का, ये अंदर की तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मज, यहाँ पर आपका जो है वो फिर बाबुल मंदब, और ऊपर आपका जो है वो क्या नाम है इसका, स्विस कैनाल। तो ये आपके चार बड़े इसके ये यानी चोक पॉइंट्स भी हैं। काफी लंबा है, कोशिश कर रहा हूँ समराइज कर दूं इसको मैं जवाब को। तो हर दौर में इसकी एक जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस तो वो प्रिवेल करती रही है। हर तरह की ट्रेड, पैसिफिक की और अटलांटिक की, इवन यूरोप की और ईस्ट और वेस्ट की जो कनेक्टिविटी है, वो इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में ही ऑपरेटिव रही। लेकिन अगर आप किताब पढ़े ना, मूनसून, मूनसून बड़ी मजेदार किताब है उसकी, रॉबर्ट कैपलन की। सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है, ना हो तो इसको देख लीजिएगा। मेरे पास हार्ड फॉर्म में रॉबर्ट कैपलन मूनसून में, ये कोई 2011-12 की पब्लिकेशन है। वो बहुत प्यारा इंडियन ओशन का की डोमेन को लिखता है कि विंड फैक्टर कैसे जो है वो ट्रेड को पास्ट में चलाता रहा। और मजेदारी की बात यह है कि अपनी किताब में, पूरी किताब में, ये 2013 में आपके पास जो है वो बी ये ओबोर का आइडिया, जिसको आज बीआरआई भी कहते हैं, ये इनिशिएट होता नजर आ रहा है। और रॉबर्ट कपलन विदाउट नेमिंग वो ये कहता जा रहा है कि चाइनीज कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन चाइना को, लेकिन वो अपनी किताब में इसको हाईलाइट नहीं कर सका। लेकिन बड़ी मजेदार किताब, इंडियन ओशन और मैरीटाइम
ट्रेड और मैरीटाइम पॉलिटिक्स को जो है वो एक पूरा हिस्टोरिसाइज आपने उसको देखना है, तो उसके लिए रॉबर्ट कैपलन की किताब बहुत जबरदस्त किताब। एनीवेज, पाकिस्तान के लिए क्या इशू? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो पहला बड़ा हमें प्रॉब्लम है, वो तो जो ग्रोइंग टाइज हैं ऑफ इंडिया यूएस, यानी कि यूएस की जो टिल्ट है टुवर्ड्स इंडिया, इंडियन नेवी की मॉडर्नाइजेशन, तो वो कंपेल करता है पाकिस्तान को कि वो फिर चाइना फैक्टर की तरफ जो है वो टिल्ट करे ही करें, उसके अलावा हमारे पास इशू वो है कोई नहीं। देन हम 21st सेंचुरी में मैरीटाइम सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमने जनाब सबसे ज्यादा काम किया है इंडियन ओशन में, जापान के साथ मिलकर जी। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम मैरीटाइम 2001 से लेके 2010 तक सबसे ज्यादा जापान की और हमारी कोलैबोरेशन रही है जी। इस फेज में हमने पायरेसी, ठीक है जी, काउंटर टेररिज्म, इवन मैरीन लाइफ, इन तमाम एस्पेक्ट्स में हमने काम किया। बट अनफॉर्चुनेटली 2010 से जो जापान फैक्टर है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे जो है वो दूर होते गए हमारे से। ग्लोबल पॉलिटिक्स की कोई एक डायनामिक्स तो नहीं होती ना जी। सो ये हमने तो ऑलरेडी काम किए हुए। इंडिया, इंडियन ओशन इज नॉट एन इंडिया ओशन, ये भी हमारा क्लेम है, हम समझते हैं, क्योंकि इंडिया समझता है कि इंडियन ओशन इज एन इंडियाज ओशन। सो ये भी हमारा एक कंसर्न है बहुत बड़ा। पाकिस्तान ये समझता है कि इंडियन ओशन की लिटरल स्टेट्स को आपस में उसी तरह से एक एसोसिएशन या सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना चाहिए जैसा कि आसियान है, जैसा कि यूरोपियन यूनियन है। तो इंडियन ओशन के इर्द गिर्द स्टेट्स को भी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, फ्री ट्रेड इंडियन ओशन की स्टेट्स की, इनका अपना फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फोरम और एक डेफिनेटली फ्री एंड ओपन इंडियन ओशन। सो अच्छा, इसके साथ फिर डिजीजेस का कॉन्टेक्स्ट भी है जी। जब मॉनसून की हवाएं इंडियन ओशन स्टेट्स को टच करती हैं तो फिर वो अपने साथ जो है वो फिर ज़ाहिर है कैटास्ट्रॉफ्स भी आते हैं, क्लैमिटीज भी, फिर डिजीजेस का एलिमेंट भी। सो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी पाकिस्तान की बड़ी वर्किंग जो है वो रिलेशनशिप विद जापान के साथ मिलके हमने काफी काम किया। इसमें टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन श्रीलंका की तरफ से पास्ट में ये आया था जी कि ये डी न्यूक्लियराइजेशन जो है, डी न्यूक्लियराइज जोन, ये जिस तरह लैटिन अमेरिका भी डी न्यूक्लियराइज्ड है, आसियान कंट्रीज भी सॉरी डी न्यूक्लियराइज्ड इन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए, तो ये पूरा इंडियन ओशन भी कर ले। आफ्टर ऑल जो है वो बहुत बड़ा एरिया है। सबसे ज्यादा इसमें इंडिया की पोर्ट्स हैं जी, फिर ऑस्ट्रेलिया की पोर्ट्स हैं, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की, चौथे नंबर पे हम आते हैं। और फोर्थ, और ये कोई 12 स्टेट्स अफ्रीका की, 12 स्टेट्स मिडिल ईस्ट की, और हाँ, और बाकी भी कुछ थोड़ी थोड़ी मिला के ये 36 स्टेट्स जो है वो बन जाती हैं, कि जिनके इर्द गिर्द जिनकी कोस्टल लाइन के साथ। मैं कोशिश की इसको मैं जरा समराइज करके ही जो है वो बता दूं इसकी इम्पोर्टेंस और पाकिस्तान के जो कंसर्न्स क्या हैं, क्योंकि पूरा सवाल तो ज़ाहिर है फिर वो बड़ा लंबा बन जाता है। तो ये बड़ा मज़ेदार जो है वो एक सवाल के जिसमें उसने एक ऐसा एस्पेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस का कि जो आपके मेन स्ट्रीम हमारे अखबारों में और हमारे यहाँ इवन जो आपकी जो थिंक टैंक और जो रिसर्च जर्नल्स वगैरह हैं उनमें भी ये इतना टच जो है वो नहीं हो रहा। और कोई शाज़ो नाज़री एक आधा आर्टिकल जो है वो मिलता है, वरना तो नहीं है सच। तो उसने बड़ा अच्छा इसको जो है वो सवाल को पूछा ताकि वो देख सके कि कितना जो है वो स्टूडेंट इसको बेहतर तरीके से हल कर सकता है।
एनीवेज़ जी, ये एक सवाल थे आपके। अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं ये अलग-अलग पेपर तो पढ़े हुए हैं, लिंक तो मिले होंगे, लेकिन 16 से लेके 20 तक का मैं एक कंसोलिडेटेड वीडियो इनको सबको एक जगह पे इकट्ठा कर दूँगा पेपर 1 के। और उसके बाद फिर हम पेपर 2 को भी स्टार्ट कर देंगे एक आधे दिन बाद आपको, क्योंकि ये पेपर 1 तो खत्म हो गए और अब पेपर 2, और ख़ास तौर पे फिर पेपर 2 में ये जो मिथ है ना जी कि पेपर 1 जो है वो है जी थ्योरी का पेपर, और पेपर 2 जो है ये जनाब एप्लीकेशन का पेपर है। ये बहुत बड़ी मिथ है। इंटरनेशनल रिलेशंस एज़ एन एकेडमिक डिसिप्लिन, इसमें इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन 100 मार्क्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसमें ग्लोबलाइज़ेशन भी 100 मार्क्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ वो भी 100 मार्क्स का पेपर पढ़ाया जाता है। इसमें थ्योरीज़ भी 100 मार्क्स का पेपर पढ़ाया जाता है। इसमें फॉरेन पॉलिसीज़ भी 100 मार्क्स का पेपर पढ़ाया जाता है। इसमें इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस भी 100 मार्क्स का पेपर पढ़ाया जाता है। इसमें साउथ एशिया और न्यूक्लियर डेटरेंस के कॉन्टेक्स्ट में ओवरऑल भी, वो भी 100 मार्क्स का पेपर पढ़ाया जाता है। इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी भी 100 मार्क्स का पेपर पढ़ाया जाता है। इसमें इंटरनेशनल हिस्ट्री भी 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करके, कहीं यूनिवर्सिटीज़ में 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, इंटर स्टेट जो सॉरी इंटर वॉर पीरियड और फिर उसके बाद कोल्ड वॉर का फेज़, वो अलग-अलग पढ़ाया जाता है। इसमें टेररिज्म भी, अब कोई नए-नए पीएचडीज़ या ग्रेजुएट्स बाहर से जो पढ़ के आए होते हैं, वो आके अपना पेपर डिज़ाइन कर लेते हैं, टेररिज्म, वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में वो पढ़ाया जाता है। सो नो डाउट आपका पेपर 1 और पेपर 2 वो इन मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके डिराइव्ड है। सो ये थ्योरी और एप्लीकेशन का की जो मिथ है ना जी, ये बड़ी फ़िज़ूल बात है। ये जब हम पेपर 2 इनिशिएट करेंगे तो आपको अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।